जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल। लेखक राजीव पटेल, पटना बिहार। संजय कुमार सिंह, पटना बिहार। इन दो वजहों से अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत देखने को मिलती है। प्रथम तथ्य, कुछ किसान परिवार के लोग 1800 ईस्वी से 19वीं ईस्वी के बीच में मेहनत और बचत करते हुए अंग्रेजी सरकार के अंदर एक आना से लेकर 16 आना, उस जमाने की एक प्रकार की हिस्सेदारी मापने का तरीका तक की जमींदारी खरीदी। इसके प्रमाण के रूप में देश के कुछ भागों में पुराने प्रतिष्ठित जमींदार परिवारों को देख सकते हैं। द्वितीय तथ्य, अंग्रेजी सरकार को समाचार पत्र के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के दबाव में आकर नहीं चाहते हुए भी अपने अधीनस्थ दरबारी और रियासतदारों के ऊपर कुछ बंदिशों को लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से इन दरबारी और रियासतदारों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज भी उठाई थी। इन सब तथ्यों की चर्चा करना मैंने इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि मुगल काल के पूर्व समय तक कृषि कर्मी के अंदर आज के जैसा सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, परंतु मुगल काल और उसके बाद में कृषक समाज पर सामंतवादी जमींदार और रियासतदारों के घोर अत्याचार की वजह से कृषकों को एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ा, जिसका असर हर कृषक समूहों पर पड़ा और अब कृषक जातीय समूह को नए जगहों पर उसके पुराने जगह में प्रचलित शब्दों से और जाति सूचक नामों के द्वारा संबोधित होना पड़ा और पीछे छोड़े हुए पुराने जातीय समूहों से कटते जाना इनकी नियति बन गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक समाज प्रत्येक नए जगह पर नए नए नामों से संबोधित होता रहा। और एक समय ऐसा भी आया जब इस कृषक समाज की गिनती सैकड़ों उपजातियों के रूप में होने लगी। दूसरी ओर अंग्रेजी काल में सामाजिक संगठनों का समाज सुधार आंदोलन बढ़ता जा रहा था। इस वजह से अब कुछ कृषक समूह थोड़ी राहत और स्थायित्व महसूस करने लगे थे। परिणाम स्वरूप वे लोग अंग्रेजी सरकार से एक आने से लेकर 12 आने तक की जमींदारी भी खरीद करने लगे थे। अब ये नए कृषक जमींदार परिवार पूर्व के अन्य जमींदारों की बराबरी में आने लगे, जिसकी वजह से इनके अंदर अकड़ और पकड़ ब्राह्मणी व्यवस्था की ओर ज्यादा दिखने लगी और अपने आप को काल्पनिक वैदिक साहित्य के द्वारा वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण या अन्य नामों से बराबरी करते हुए कृषक समाज के अंदर रहते हुए भी अपने लिए अलग से संबोधन और पहचान बनाकर रहने लगे और बाद में एक नई उपजाति के रूप में उभरे, जैसे सेंथवार, मल्ल, गंगवार, चंद्रोल, सच्चान, कटियार, अवधिया, घमेला, ऊसरेठे, गौड़, चंद्राकर, रेड्डी, पाटीदार, पाटिल, पवार, अंजना, कम्मा आदि। इस वजह से कृषक समाज के अंदर ब्राह्मणों और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने बहुत बढ़ावा दिया। इस नीति के तहत ब्राह्मणों और अंग्रेजों ने मिली भगत से 1872 ईस्वी में वर्ण आधारित जनगणना करते हुए कृषक वर्ग की सभी उपजातियों को सचूत शूद्र में समाहित कर दिया। आगे ब्राह्मणों और अंग्रेजों ने पुनः 1931 ईस्वी में जाति आधारित जनगणना करवाकर कागजी तौर पर विभाजन को सत्यापित करने का काम भी किया, जिसमें ब्राह्मणों ने कृषक वर्ग को हर वर्णों में जगह देते हुए किसी राज्य में स्वर्ण बनाया तो किसी राज्य में पिछड़ा बनाया, तो किसी राज्य में अनुसूचित जाति बनाया, तो किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति, और आगे इन कृषक जातियों के समूह को करीब 1500 उपजातियों में विभक्त कर दिया। इस विभाजन का दुष्परिणाम आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कृषक वर्ग में देखने को मिलता है। संक्षेप में कहा जाए
तो भारत के अज्ञात काल से लेकर ज्ञात काल के समय का अध्ययन करने पर साफ दिखता है कि जाति उत्पत्ति से संबंधित अज्ञात काल के समय का किसी भी प्रकार का अवशेष या प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि ज्ञात काल का अवशेष और प्रमाण बहुत सारा मिलता है। लेकिन उस काल में ब्राह्मणी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण निश्चित तौर पर 800 ईस्वी लगभग के समय तक में नहीं मिलता है। सिर्फ कई शब्दों के प्रयोग मात्र से ही कुछ लोग उसे जाति सूचक मांग कर देखते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों से आगे उसे नकारना भी पड़ता है। भारतीय समाज में सीधा और सुस्पष्ट प्रमाण के तौर पर ब्राह्मणी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की संरचना का प्रमाणिक और सत्यापित समय 800 ईस्वी के बाद से ही दिखाई देता है। इसका पहला और सुस्पष्ट प्रमाण भारत में उस समय के सभी सम्राटों की जाति में परिवर्तित होना और अपने आप को राजपूत के नाम से संबोधित करना है, यानी राजपूत काल। दूसरा प्रमाण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणी व्यवस्था का बनना या प्रथम शंकराचार्य पीठ का स्थापित होना है। तीसरा प्रमाण भारत के सभी मंदिरों का निर्माण काल भी इसी समय का होना या इसके बाद का होना है। चौथा प्रमाण भारत के अंदर पूर्वकालीन व्यवस्था को जो ज्ञान और कर्म विभाजन के आधार पर हर मनुष्य की योग्यता के अनुसार स्थानांतरित होता था, उसको अनुवांशिक तौर पर परिवर्तित करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी लागू करना, जो आगे चलकर जाति के रूप में संबोधित हुआ। पांचवा प्रमाण सम्राट अशोक या अन्य किसी भी शासक के शिलापट्ट में जाति की अथवा वर्ण की जानकारी नहीं मिलना है। छठा प्रमाण सन 800 ईस्वी से पूर्व में भारत में अनेकों विदेशी शासक आए, लेकिन वे भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर भारतीय हो गए, यानी वे सभी भारत की जाति विहीन बौद्ध संस्कृति, बुद्ध को मानते हुए बौद्धमय हो गए। परंतु 800 ईस्वी के बाद जितने भी विदेशी शासक आए वो ब्राह्मणी संस्कृति से हमेशा अलग रहे, क्योंकि ब्राह्मणी संस्कृति में दूसरे को आत्मसात करने की क्षमता नहीं थी जो आज भी मौजूद है, जबकि बौद्ध संस्कृति में दूसरे को अपनाने की क्षमता थी। ज्ञातव्य है कि भारत के अंदर ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इसमें वर्ण और जाति जैसी व्यवस्था की चर्चा करने वाले सभी ग्रंथों की रचनावली, लिपि देवनागरी और भाषा संस्कृत है, और इन ग्रंथों का सत्यापित समय 800 ईस्वी के बाद का है, क्योंकि इससे पूर्व भारत में कहीं भी देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा की पांडुलिपि नहीं मिली है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में रचित समस्त ग्रंथों का रचना काल 800 ईस्वी के बाद का है, जिनमें वर्ण और जाति के निर्धारण की चर्चा है। ज्ञातव्य है कि 800 ईस्वी के पूर्व में मिली प्रामाणिक लिपि ब्राह्मी थी और भाषा पाली और प्राकृत थी।